Rahim. Assalamu alaikum. Our subject is statistics. It's for 11th class. We are reading chapter 2 today, and our topic will be classification, tabulation, and frequency distribution. And the relevant pages will be from 15 to 20 from the Punjab textbook board. पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक से आप लेंगे 15 से 20 पेजेस आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। टॉपिक हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फर्स्ट चैप्टर में हमने डाटा कलेक्ट करने का तरीका सीख लिया है, उसके हमने देख लिए मेथड्स प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके सोर्सेज हमने चेक कर लिए हैं। अब हमने उसको रिप्रेजेंटेशन करनी है। हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का दूसरा स्टेप जो है, पहला डाटा की कलेक्शन है और दूसरा डाटा की रिप्रेजेंटेशन है। अब हम उसकी रिप्रेजेंटेशन के तरीके देखेंगे। द मोस्ट कॉमन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड इन एन अटेम्प्ट टू आंसर सम स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड जनरली रिजल्ट इन द कलेक्शन ऑफ द डाटा इन द फॉर्म ऑफ बैचेज ऑफ नंबर्स यूजली रेफर टू एज सैम्पल। आमतौर पे जो हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं वो इसलिए किए जाते हैं कि हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हम कुछ साइंटिफिक क्वेश्चंस के आंसर देना चाहते हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स का जो रिज़ल्ट्स होता है वो हमें किस फॉर्म में मिलता है, बहुत सारे नंबर्स के ग्रुप में, बैचेस में, ग्रुप में, जिनको उन ग्रुप्स को हम कहेंगे कि जो रिज़ल्ट मिलेगा उसको हम कहेंगे सैम्पल कहेंगे, रेफर्ड एज टू सैम्पल। टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सैम्पल, सैम्पल से इंफॉर्मेशन यानी मालूमात लेने के लिए, एक्सट्रैक्ट होता है खारिज निकालना, तो लेने के लिए देयर इज़ नीड टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज द कलेक्टेड डाटा। तो उससे हमें इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें क्या क्या करने होते हैं कि ऑर्गेनाइज करना होता है यानी मुनज़्ज़म करना होता है, अरेंज करना होता है, एंड समराइज यानी खुलासा बयान करना होता है ऑफ द कलेक्टेड डाटा, जो हमने डाटा कलेक्ट किया। देयर आर मैनी वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सैम्पल। कॉमनली वी use either a graph or small set of numbers which summarize some properties of the sample such as its center and spread। तो हमने उसको लेने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए हम उसको ग्राफिकल उसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, और समरी मैयर के लिए मुख्तलिफ, जैसे हम कुछ एवरेजेस ले लेते हैं, उसका सेंटर होता है वो, और उसका फैलाव देखने के लिए, स्प्रेड के लिए, फैलाव के लिए कि वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं, वो हम देखते हैं। इसमें हमारा जो पहला मेथड है दैट इज़ क्लासिफिकेशन। द टर्म क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑब्जर्वेशन इनटू डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कि किसी मुश्तरका खूबी की बिना पे जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको मुख्तलिफ ग्रुपों में, मुख्तलिफ क्लासेस में या कैटेगरीज में अलग अलग कर देना, चेंज कर लेना, अरेंज कर लेना, तो ये क्लासिफिकेशन कहलाएगी। द डाटा मे बी क्लासिफाइड बाय वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक एट अ टाइम। तो डाटा को एक वक्त में हम एक वेरिएबल से या दो वेरिएबल से या तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो वेरिएबल ही होंगी, ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से हम उनको अगर 1 है या 2 है या 3 है उसके मुताबिक हम उसे क्लासीफाई कर रहे होते हैं। When data are classified according to one characteristic, it is called one way classification। यानी अगर हम डाटा को एक ही वेरिएबल के मुताबिक क्लासीफाई कर रहे हैं तो फिर वो क्या कहलाएगा, वन वे क्लासिफिकेशन। When data are classified by two characteristic at a time, अगर हम दो कैरेक्टरिस्टिक की वजह से डाटा को क्लासीफाई कर रहे हैं यानी उसको ग्रुप्स में अरेंज कर रहे हैं, तो ये हमारी कहलाएगी टू वे क्लासिफिकेशन। सिमिलरली द डाटा क्लासिफाइड बाय द कैरेक्टरिस्टिक, if there are three characteristic is called three way classification। यानी अगर तीन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से आप डाटा को एट अ टाइम क्लासीफाई कर रहे हैं तो थ्री वे क्लासिफिकेशन कहलाएगी। अगला हमारा टॉपिक है टेबुलेशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टेबल्स और अरेंजिंग डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबुलेशन। की डाटा को अरेंज करना इस तरह से कि मुख्तलिफ रोज़ और कॉलम बना लें, तो इसको हम कहते हैं टेबुलेशन। Tabulation may be simple, double or triple or complex depending upon the number of class characteristic involved, कि जितने characteristic इसमें involve हैं
उसके मुताबिक अगर एक है तो इसको हम सिंपल टेबुलेशन कहेंगे। अगर दो वेरिएबल्स के करेक्टरिस्टिक के साथ है हमने अरेंज किया तो वो हमारी जो टू वे क्लासिफिकेशन थी तो अब ये डबल टेबुलेशन कहलाएगी। अगर तीन वेरिएबल हमने तीन करेक्टरिस्टिक एट अ टाइम लिए हैं तो वो ट्रिपल क्लासिफिकेशन कहलाएगी। और कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व, अगर बहुत सारे किए हैं तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी टेबुलेशन। Tables are the most common form of the documentation used by the scientist. टेबल जो है ये सबसे कॉमन किस्म है किसकी, दस्तावेज़ बनाने की। यानी जब आप दस्तावेज़ बनाते हैं एक चीज़ को एक कागज़ पे लिखते हैं, यानी उसकी सारी चीज़ें इकट्ठे करते हैं, कंपाइल कर लेते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है साइंटिस्ट हैं या एक्सपेरिमेंटर्स। अगला हम तरीका देखते हैं कि टेबल्स को बनाया कैसे जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल्स, टेबल्स को बनाना, तामीर करना होता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पे बनाना हो जाएगा। फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ द टेबल आउट ऑफ विच फर्स्ट फोर आर मेन पार्ट। इस यहाँ आपको टेबल के मुख्तलिफ हिस्से बताए जा रहे हैं और उनमें से सबसे पहला जो है उन्होंने बताया है काम कि जो पहले पार्ट्स हैं चार वो सबसे मेन पार्ट्स हैं, यानी वो लाजमी होंगे। नंबर वन इज़ द टाइटल, टाइटल में उन्वान। अ टाइटल इज़ द हेडिंग एट द टॉप ऑफ द टेबल। ये टॉप ऑफ द टेबल यानी टेबल के स्टार्ट में बिल्कुल ऊपर ही जो उन्वान दिया जाता है, हेडिंग दी जाती है, तो ये टाइटल कहलाता है। द टाइटल शुड बी ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जो टाइटल होता है उसे क्या होना चाहिए, मुख्तसर होना चाहिए और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मीन खुद वजाहती हो, यानी कि वो हर चीज़ को क्लियर कर दे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इट डिस्क्राइब्स द कंटेंट्स ऑफ द टेबल, कि जो उसके अज्जा हैं टेबल में क्या चीज़ बयान की जा रही है वो ये बता देता है टाइटल। सेकंड इसका पार्ट है टेबल का, पेज है 16। The heading for different columns are called column captions and this part of column caption is called box head. मुख्तलिफ कॉलम को जो हेडिंग दी जाती है उनको हम कहेंगे कॉलम कैप्शंस और वो टोटल पार्ट जो कॉलम की हेडिंग पे मुश्तमिल होगा उसको हम कहते हैं बॉक्स हेड। द कॉलम कैप्शंस शुड बी ब्रीफ, क्लियर एंड अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। तो इनके लिए हमें क्या ख्याल रखना चाहिए कि एक तो ये ब्रीफ हों यानी मुख्तसर हों, क्लियर हों यानी वाज़े कर दें कि क्या है इनके अंदर, और इनको हमने इम्पोर्टेंस के लिहाज से ऑर्डर करना है, यानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको हम पहले लें, फिर उससे कम, फिर उससे कम एंड सो ऑन। नेक्स्ट है हमारा रो कैप्शंस एंड स्टब। रो कैप्शन एंड स्टब। द हेडिंग फॉर डिफरेंट रोज आर कॉल्ड रो कैप्शंस and the part of the table containing row caption is called stub. मुख्तलिफ हेडिंग जो देते हैं हम रोज़ को यानी कतारों को, उसको कहते हैं रो कैप्शन। रो कैप्शंस हो जाएंगी और वो सारा पार्ट जो रो कैप्शंस पे मुश्तमिल होगा उसको हम कहते हैं स्टब। रो कैप्शंस शुड बी ब्रीफ, क्लियर एंड अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। ये भी उसी तरह। फोर्थ पार्ट है इसका बॉडी ऑफ द टेबल एंड अरेंजमेंट ऑफ द डाटा। The entries in the different cells of columns and rows in a table is called body of the table. अब जो आपने रोज़ और कॉलम बना लिए उसके मुताबिक जो डाटा है आपका यानी वैल्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको उस टेबल के अंदर लिखने को हम कहेंगे, अरेंजमेंट करने को, एंट्रीज़ को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो ये आपका क्या कहलाएगा, बॉडी ऑफ द टेबल, यानी मेन चीज़ है, बॉडी है इसकी। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द टेबल। The data may be arranged qualitatively, quantitatively, chronologically, geographically और alphabetically। यानी डाटा को आप क्वालिटेटिवली यानी सिफाती वेरिएबल को देखते हुए, किसी क्वालिटी को देखते हुए अरेंज कर सकते हैं, या फिर क्वांटिटी को देख के यानी मिकदारी लिहाज से कर सकते हैं अरेंज। क्रोनोलॉजिकली मीन अकॉर्डिंग टू द अकरेंस ऑफ टाइम, यानी एक चीज़ जब वक्त के साथ उसकी अकरेंस हम ले लेते हैं तो वो आपकी क्या कहलाएगी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहलाएगा। या जोग्राफिकली यानी मुख्तलिफ जोग्राफियाई एरिया के लिहाज से, और अल्फ़ाबेटिकली यानी ABC के लिहाज से उसको अरेंज कर लेंगे तो ये अल्फ़ाबेटिकली कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा इसका जो पार्ट है टेबल के वो है
सोर्स नोड, सोर्स नोड का मतलब है कि किस सोर्स से डाटा है, क्या वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, जिस भी सोर्स का है। सोर्स नोड्स आर गिवन एट द एंड ऑफ द टेबल विच इंडिकेट कंपाइलिंग एजेंसी, पब्लिकेशन, द डेट एंड पेज ऑफ द पब्लिकेशन। तो ये आपको बताएंगे कि अगर तो आपका प्राइमरी डाटा है तो फिर सोर्स बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेकेंडरी डाटा है तो फिर सोर्स बताई जाएगी। उसमें कंपाइल यानी मुरतब करने वाली एजेंसी का नाम लिखा जाएगा कि किसने इसको इकट्ठा किया है, पब्लिकेशन कब ये छपा है, इसकी डेट क्या है और इसका उस पब्लिकेशन का पेज क्या है। 6 इसका पार्ट है स्पेसिंग एंड रोलिंग। स्पेसिंग मीन जगह देना, रोलिंग मीन के लाइंस वगैरह लगाना। टू एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ अ टेबल, स्पेसिंग एंड रोलिंग इज़ नीडेड। टू एनहांस मीन बढ़ाने के लिए, यानी उसको इजाफा करने के लिए। द इफेक्टिवनेस यानी असर में, तासीर में, ऑफ अ टेबल यानी टेबल के तासुर को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, स्पेसिंग एंड रोलिंग यूज़ करनी है। इट इज़ आल्सो यूज टू सेपरेट सर्टन आइटम्स इन द टेबल। मुख्तलिफ आइटम्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए भी हम स्पेसिंग एंड रोलिंग की मदद लेते हैं। थिक और डबल लाइंस, थिक और डबल लाइंस, सिंगल लाइंस आर यूज टू सेपरेट रोज एंड कॉलम। या तो थिक और या डबल लाइन हम यूज़ करते हैं या सिंगल लाइन यूज़ करते हैं, और सिंगल लाइन हम यूज़ करते हैं कि मुख्तलिफ रोज़ को और कॉलम्स को, रो कैप्शंस को और कॉलम कैप्शंस को। टू इंडिकेट द एंट्री इन द सेल ऑफ द टेबल, टू इंडिकेट नो एंट्री। ठीक है, अगर कोई एंट्री नहीं है यानी किसी सेल में, सेल क्या हो जाएगा, वो ख़ास ब्लॉक हो जाएगा जो आपने रो और कॉलम का बना लिया है। उसमें अगर कोई वैल्यू नहीं है तो वहाँ हम ज़ीरो नहीं लिखेंगे, वहाँ हम डैश या ये डॉट यूज़ करेंगे। ज़ीरोज़ आर नॉट यूज्ड इन द टेबल फॉर दिस पर्पज़। यानी अगर कोई एंट्री नहीं है तो हम ज़ीरो नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, उसको हम उसमें डैश और डॉट लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है प्रीफेटरी नोट्स एंड फुट नोट। द प्रीफेटरी नोट इज़ गिवन आफ्टर द टाइटल ऑफ द टेबल। प्रीफेटरी नोट जो है वो टाइटल के फ़ौरन बाद दिया जाता है, और ये क्या होता है, जो पूरे टेबल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है या उसके लिए ज़रूरी होता है, लिहाजा पहले दे दिया जाता है और सारे टेबल की तमाम वैल्यूज़ पे ये अप्लाई होता है। एंड द फुट नोट्स आर गिवन एट द बॉटम ऑफ द टेबल। फुट नोट जो है बॉटम पे होते हैं, और जो फुट नोट और इसमें फ़र्क है कि फुट नोट जो है कोई ख़ास पार्ट के लिए होता है, यानी सारे टेबल के लिए नहीं होता, बल्कि उसके किसी मखसूस हिस्से के लिए एक्सप्लेन करता है कि इसमें क्या चीज़ इंक्लूडेड है। बोथ आर यूज टू एक्सप्लेन द कंटेंट्स ऑफ द टेबल। ये जो दोनों हैं ये क्या करते हैं, टेबल के जो मतन है यानी जो वैल्यूज़ उसके अंदर हैं, डाटा उसके अंदर है, उसको एक्सप्लेन करता है। द फुट नोट्स आर यूजली इंडिकेटेड बाय कुछ सिंबल ऐसे स्टार जिस तरह लगा दिए जाते हैं, यानी नीचे भी लगा दिए जाते हैं और टेबल के अंदर भी वहीं रेलिवेंट जगह पे भी लगा दिए जाते हैं, ताकि हम उस निशान को टेबल के अंदर ढूंढें। इसीलिए अगर एक से ज़्यादा फुट नोट होंगे तो मुख्तलिफ हम सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यानी टेबुल, हम उसकी बात कर रहे हैं ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो इसका तीसरा तरीका, पहला तरीका क्लासिफिकेशन है, दूसरा तरीका फ्रीक्वेंसी टेबुलेशन है, और अब तीसरा हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक खाका है जो पूरे टेबल के तमाम पार्ट्स को उनकी जगहों पे रख के दिखाया गया है। आपके लिए ये आसान हो जाएगा। आप देखें, सबसे ऊपर टाइटल है, और फिर उसके बाद आपके क्या हैं, प्रीफेटरी नोट्स हैं, फिर आपने टेबल बना लिया, उसके कॉलम्स बना लिए, जो कॉलम्स की हेडिंग है देखिए आप उसमें, उसको आपने लिख दिया कि वो आपके रो कैप्शंस आपने लिखे, और सारा वो जो पार्ट है वो स्टब कहलाता है, स्टब को आपने मेंशन कर दिया है। जो रो आपकी हैं, रो की तरफ हैं, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, रो कैप्शंस हो जाएंगे, और फिर कॉलम कैप्शंस हो जाएंगे। और जो रो कैप्शंस हैं वो स्टब हैं, और जो कॉलम कैप्शंस हैं वो आपकी
वो आपकी क्या हैं जी, आपने पढ़ चुके हैं। कॉलम कैप्शन बॉक्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अंदर आपने बॉडी ऑफ द टेबल बना लिया, ठीक है। नीचे आपने फुट नोट्स लिखे, फिर आपने सोर्स नोट लिखे। ये आपको सेल्फ एक्सप्लेन करता है, सारी चीज़ें आपको बता देता है, आपके लिए इजी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम आर डाटा सेट, फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू प्रेजेंट इट इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। डाटा से इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है, डाटा को प्रेजेंट करना, पेश करना कॉम्पैक्ट फॉर्म में। कॉम्पैक्ट मीन मुख्तसर या जामे या दबी हुई, दबी जैसे हम कहते हैं ना कॉम्प्रेस करने, जैसे हम सारी चीज़ों को दबा के इकट्ठा कर लेते हैं डेंस फॉर्म में, तो हमने उसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना करना ज़रूरी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द डाटा in a table which displays the categories of observations according to their magnitudes and frequencies such that the similar or identical numerical values are grouped together। इसमें क्या है हमारे पास कि जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि ये बेस्ट फॉर्म होती है टेबल की, जो कि हमें डिस्प्ले करता है यानी दिखाता है कैटेगरीज और ऑब्जर्वेशन को। हम क्या करते हैं, उनकी मैग्नीट्यूड्स और फ्रीक्वेंसी के लिहाज से हर वैल्यू के मतलब उनकी जो मकदारें हैं और साथ साथ उनकी तादाद बता देते हैं, और तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि हमने उनको आइडेंटिकल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को इकट्ठे ग्रुप कर लिया, और जितनी जितनी उन उस ग्रुप में वैल्यूज़ फॉल करेंगी या उससे बिलोंग करती हैं, साथ ही हम फ्रीक्वेंसी बना देते हैं। द कैटेगरीज आर आल्सो नोन एज ग्रुप्स, क्लास, इंटरवल्स और क्लासेस। कैटेगरीज को ग्रुप भी कहेंगे, क्लास इंटरवल भी कहेंगे और क्लासेस भी कहेंगे। द नंबर ऑफ वैल्यूज़ फॉलिंग इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैटेगरी। अब जो हमने ग्रुप बना लिया उसमें जितनी वैल्यूज़ फॉल करेंगी यानी उसके से बिलोंग करेंगी या उसके अंदर एग्जिस्ट करेंगी हमारे डाटा में से, उनको हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। इट इज़ यूजली डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। इसको हम फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय small r dot f। relative frequency of a category is the proportion of observed frequency to the total frequency। यानी कि आपने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसको टोटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, समेशन एफ। हर फ्रीक्वेंसी को समेशन एफ पे डिवाइड करते हैं तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। एंड इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी। द सम ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी शुड बी 1। ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे इनका जो सम है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर राउंडिंग एरर। कि बाद दफ़ा राउंडिंग ऑफ एरर की वजह से अगर थोड़ा सा उसके बिल्कुल 1 के करीब है लेकिन थोड़ा सा कम है तो ये राउंडिंग ऑफ एरर होगा, जिसकी वजह से ये कंप्लीट नहीं है 1। द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कर रही हैं हमारे लिए, डाटा को कंपेयर कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस को। अदरवाइज द डिफरेंट सैम्पल साइजेस ऑफ द डाटा सेट में डिस्टॉर्ट कंपैरिजन। दूसरी सूरत में डिफरेंट सैम्पल साइजेस की वजह से अगर हर सैम्पल का साइज़ दूसरे से मुख्तलिफ है तो वो हमारी कंपैरिजन आसान नहीं हो सकते, वो उस कंपैरिजन को डिस्टॉर्ट कर देंगे। डिस्टॉर्ट मीनिंग मसख कर देंगे यानी उसका शक्ल ही बदल देंगे। The frequency distribution may be made for continuous data, discrete data and categorical data। frequency distribution को हम continuous data के लिए भी बना सकते हैं, discrete data के लिए भी और categorical। Following steps are taken into account while making a frequency distribution for continuous data। अब हम continuous data के लिए टेबल बनाना सीखते हैं frequency distribution का, कि कैसे इसमें हमने क्या क्या स्टेप करने हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपका जो डाटा है उसकी रेंज मालूम कर लें। कैलकुलेट रेंज ऑफ द डाटा। रेंज क्या चीज़ होती है, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू इन द डाटा, कि डाटा में जो सबसे बड़ी वैल्यू है माइनस मिनिमम वैल्यू इन द डाटा, जो सबसे कम छोटी वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस ले लें तो ये आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। सेकेंड इसका स्टेप है डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ क्लासेस, कि कितनी क्लासेस आपने बनानी हैं। क्लासेज या ग्रुप्स आप पहले पढ़ चुके हैं, क्लासेज या ग्रुप्स हम इसको क्लासेस कह रहे हैं।
कितनी बनानी है? द मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस में बी डिटरमिन बाय द फार्मूला। फार्मूला इसके लिए है, यानी मैथमेटिकली तरीका हो गया। नंबर ऑफ क्लासेस को हम रिप्रेजेंट करें सी से, और नंबर ऑफ क्लासेस का फार्मूला क्या है? सी इज इक्वल टू 1 + 3.3 लॉग ऑफ स्मॉल एन। जैसा हम देख चुके हैं कि स्मॉल एन रिप्रेजेंट करता है सैम्पल साइज़। तो जितने सैम्पल की ऑब्जर्वेशन आपके पास आई हुई हैं उनका लॉग ले लें। लॉग लेने के बाद उनको 3.3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसको 1 उसमें ऐड कर दें, तो जो आंसर आ जाएगा वो आपका नंबर ऑफ़ क्लासेस होगी। अब नंबर ऑफ़ क्लासेस को जैसे आपका आंसर राउंड उसमें आ जाएगा डेसिमल में, तो नेक्स्ट वैल्यू ले लेंगे। जैसे 5 पॉइंट समथिंग है तो आप उसको 6 ले लेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और या दूसरा एक फार्मूला है सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन, यानी सी किसके बराबर है? सी एन का स्क्वायर रूट ले लेंगे अप्रॉक्सीमेटली। ये भी अप्रॉक्सीमेटली इसलिए कि वो जो डेसिमल आएंगे आप उनको हटा के नेक्स्ट वो ले लेंगे। वेयर एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। दिस गिव्स रफली द नंबर ऑफ क्लासेस। ये हमें नंबर ऑफ़ क्लासेस की एक रफ आइडिया दे देता है, यानी ये नहीं कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है। देयर आर सर्टन अदर फार्मूलाए सजेस्टेड टू डिसाइड द नंबर ऑफ़ क्लासेस। और भी फार्मूले हैं इसको कैलकुलेट करने के। क्लासेस आर द ग्रुप्स ऑफ द डाटा वैल्यूज़ कंस्टिट्यूटिंग द फ्रीक्वेंसी टेबल। क्लासेस क्या हैं? वो ग्रुप्स हैं डाटा के जो कि फ्रीक्वेंसी टेबल में बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूट करें, उस पर मुश्तमिल हैं। यूजुअली द क्लासेस ऑफ इक्वल विड्थ आर डिफाइंड बाय द न्यूमेरिकल लिमिट्स और बाउंड्रीज। इक्वल विड्थ अगर उनकी विड्थ जो है यानी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो हमने बनाई है कि ये कहाँ से कहाँ तक है वो इक्वल हैं, तो वो क्या हमारी उसकी उनको हम डिफ़ाइन करेंगे न्यूमेरिकल लिमिट से और बाउंड्री से। ईच क्लास हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट कॉल्ड इट्स लोअर लिमिट। हर क्लास का एक शुरू का पॉइंट होता है, वैल्यू होती है जो उसकी लोअर क्लास लिमिट कहलाएगी, एंड इट्स एंड पॉइंट, और जो उसकी एंड होगा उसको हम कहते हैं अपर लिमिट या अपर क्लास लिमिट। द क्लास लिमिट्स आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल्स बोथ इंक्लूडेड इन क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जो होते हैं वो एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी लोअर एंड भी और अपर एंड भी ऑफ द क्लास इंटरवल, और वो दोनों उसमें शामिल होते हैं। बोथ इंक्लूडेड में शामिल होते हैं, इन क्लास इंटरवल शामिल होते हैं, यानी वो भी काउंट में आएंगे। इट इज़ कन्वीनियंट टू चूज़ द एंड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल सो दैट नो ऑब्जर्वेशंस फॉल ऑन दैम। अब वो कह रहे हैं कि ये आसान रहेगा कि हम एंड पॉइंट्स ऐसे चूज़ करें कि हमारी कोई ऑब्जर्वेशन जो है वो उन पे फॉल ना करे, यानी उनके बराबर ना हो। यानी एंड पॉइंट्स हम ऐसे लें को जो असल डाटा में ऐसे मौजूद ना हो। इसके ऑब्टेन करने का क्या तरीका है? दिस कैन बी ऑब्टेन बाय एक्सप्रेसिंग द एंड पॉइंट्स टू वन मोर प्लेस ऑफ द डेसिमल देन द ऑब्जर्वेशन दैमसेल्फ। इसके लिए क्या तरीका है कि अगर आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं डाटा है वो जहाँ तक यानी जिस फॉर्म में है उससे एक ज़्यादा डेसिमल प्लेस तक आप इन लिमिट्स को बयान करें। यानी अगर आपका डाटा मुकम्मल आदाद में है तो आप इसको 1 डेसिमल प्लेस तक बना सकते हैं लिमिट्स को। अगर आपका डाटा 2 डेसिमल प्लेस तक ऑलरेडी गिवन है तो आप 3 डेसिमल प्लेस बना के इसको लिमिट्स को बनाएंगे, ताकि वो 3 डेसिमल वाली तो आपके डाटा में होंगी नहीं, तो ये मसला ही नहीं रहेगा कि कौन सी वैल्यू अगर एंड पॉइंट वाली आए तो वो कहाँ पे जाएगी। For this purpose, class limits are usually converted to class boundaries to achieve continuity in the group data. इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं कि हम क्लास बाउंड्रीज हासिल करते हैं, क्लास लिमिट्स को कन्वर्ट करते हैं क्लास बाउंड्रीज में, और ताकि हमारा जो ग्रुप डाटा है उसमें कंटिन्यूटी रहे, यानी जहाँ पे एक क्लास एंड हो रही है वहीं से दूसरी क्लास शुरू हो। दिस इज़ डन बाय एक्सप्रेसिंग द अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू 1 मोर डेसिमल प्लेस विदाउट चेंजिंग द विड्थ ऑफ द क्लास, कि उसको एक ज़्यादा और जो उसकी लिमिट है उसको एक ज़्यादा डेसिमल प्लेस तक रिप्रेजेंट करें और क्लास की विड्थ हमारी चेंज ना हो। एंड स्टार्टिंग द सेकेंड क्लास फ्रॉम द सेम वैल्यूज़, और सेकेंड क्लास को वहीं से शुरू करें जहाँ पे पिछली क्लास एंड हुई है, एंड ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड सो ऑन। इसी तरह चलते जाएँ। द अपर वैल्यूज़ इन द क्लासेस आर इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट क्लास सो दैट द क्लासेस डू नॉट ओवरलैप। अगर अव्वल तो ये डेसिमल एक ज़्यादा तक कर दिया गया तो कोई वैल्यू एग्जैक्टली उनके इक्वल नहीं होगी, लेकिन इन केस अगर सेम होती है तो वो जो अपर क्लास बाउंड्री है वो नेक्स्ट में शामिल होगी, पिछले में शामिल नहीं होगी जिसकी अपर है।
The number of classes the number of classes are important. Neither we should make too few wide classes in which most of the variation in the data is lost, nor we should have to have too many narrow classes in which the real values in the data are hardly grouped. तो हमें क्या करना है कि हमें ना बहुत ही फ्यू बनानी है क्लासेस, बहुत ही बड़ी बड़ी हों और छोटी हों, चंद क्लासेस बने, ना ही बहुत तंग तंग और बहुत ज़्यादा क्लासेस बना लेनी है। यानी छोटी छोटी बनाएंगे तो क्लासेस ज़्यादा बन जाएंगी, और एक बड़ा ही ग्रुप बनाएंगे तो थोड़े ग्रुप बनेंगे। तो हमें दरमियाने उसके बनाने हैं। अगला हमारा इसका स्टेप है, थर्ड स्टेप, कि डिसाइड अबाउट द विड्थ ऑफ द क्लास। क्लास की विड्थ यानी कि कितनी वैल्यूज़ उसके अंदर हमने शामिल करनी है, ये हम डिसाइड कर लें। इट इज़ यूजुअली एब्रीवेटेड बाय एच, स्मॉल एच से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इज़ ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। और इसको लेने का क्या तरीकाकार है, दैट एच इज इक्वल टू रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस। एच इज इक्वल टू रेंज को हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है, नंबर ऑफ क्लासेस को सी से, तो आर ओवर सी हो जाएगा। तो ये जो आंसर आ जाएगा इसका जो डेसिमल है उसके मुताबिक हम इसको अप्रोक्सीमेट ले लेंगे। इट शुड बी नोटेड दैट always a convenient near number is chosen and it is not necessary to follow the rules of rounding off। हम इसमें राउंडिंग ऑफ के रूल्स को इतना फॉलो नहीं करेंगे, हम इसमें नियरेस्ट नंबर ले लेंगे। वो थोड़ा सा पीछे वाला भी हो सकता है और अगला भी हो सकता है, यानी मुकम्मल अदद ले लेंगे। वी आर ओनली ग्रुपिंग द डाटा, इसमें हम डाटा को सिर्फ ग्रुप कर रहे हैं। द डिसीजन अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज़ आर्बिट्रेरी। स्टार्ट हमने कहाँ से करना है पहली क्लास को, ये हमारी मर्ज़ी पे है, हमारी स्वाबदीद पे है, यानी पर्सनल चॉइस पे है। यूजुअली इट इज़ स्टार्टेड बिफोर द मिनिमम वैल्यू इन अ डाटा अवे दैट द मिड पॉइंट, कि आमतौर पे ये जो डाटा की मिनिमम वैल्यू है उससे पहले शुरू कर दिया जाता है, या उसी से भी शुरू कर सकते हैं, और या फिर मिड पॉइंट से अवे दैट द मिड पॉइंट द एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर क्लास ऑफ द फर्स्ट क्लास इज़ प्रॉपरली प्लेस्ड। ये एक ऐसा तरीका है कि हम इसमें मिड पॉइंट को प्रॉपरली प्लेस करने के लिए कि वो एक ऐसी वैल्यू आ जाए जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो। और मिड पॉइंट किसके बराबर है कि जो आपकी क्लास है उसकी जो लोअर क्लास लिमिट है और अपर क्लास लिमिट है, दोनों को ऐड कर लें और उसकी एवरेज ले लें। ऐड करने के बाद 2 पे करने से हमें इसकी एवरेज मिल जाएगी। दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया, लोअर क्लास लिमिट को और अपर को, और डिवाइडेड बाय 2 कर लिया, तो हमारा क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। Now an observation is taken and a mark of vertical bar is made for a class it belongs। अब हम ऑब्जर्वेशन को लेंगे, जैसे हमें डाटा दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, जिस क्लास में वो बिलोंग करता है, यानी जिस क्लास में वो फॉल करता है या जिस क्लास से वो ताल्लुक़ रख रहा है, उसके आगे एक वर्टिकल बार, एक ऐसी सीधी लाइन लगा देंगे। अ रनिंग टैली इज केप्ट टिल द लास्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये हम टैली कब तक करते जाएंगे, जब तक हमारा डाटा की आखिरी वैल्यू ना आ जाए, ऑब्जर्वेशन लास्ट ना आ जाए। द टैली काउंट जब आपकी 4 के बाद 5वीं आए तो ये इसी तरह एन आप बना, जैसे आप एन लिखते हैं ना, तो एक आपकी जो टैली का निशान है वो उसको ऐसे बांध देगा। आपका ये एक टाइड फॉर्म में आ जाएगा, जिसको आपको कैलकुलेट करना आसान होगा। तो ये 5 को रिप्रेजेंट करता है। अब हम आते हैं अपनी एग्ज़ाम्पल पे, ताकि हम इस सारे प्रोसेस को आसानी से कर सकें। अब इसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। हमारे पास जो डाटा है वो है हाइट ऑफ स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट की हाइट दी गई है, द हाइट्स इन सेंटीमीटर्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स मेजर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ गिवन बाय, ये आपके पास वैल्यूज़ हैं 91, 89 एंड सो ऑन, ये 112 तक जा रही हैं। ये आपकी टोटल 30 वैल्यूज़ हैं। मेक अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम रेंज लेते हैं। रेंज हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू इसमें से ढूंढें तो आपको मिल जाएगी, वो 112 है। ये डाटा अरेंज नहीं है, रैंडमली ऐसे ही पड़ा हुआ है। अरेंज होगा तो ज़ाहिर है सबसे पहली वैल्यू मिनिमम होगी, सबसे आखिरी मैक्सिमम होगी, लेकिन ये अरेंज नहीं है, ये रॉ डाटा है। इसको हम ऐसे ही डाटा को कहते हैं रॉ डाटा। तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आपने ले ली। मिनिमम 87 है और मैक्सिमम 112 है, डिफरेंस ले लिया, अब 25 आ गया।
तो रेंज जो है इस डाटा की 25 है। अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ क्लासेस और क्लास इंटरवल्स आर नंबर ऑफ क्लासेस सी इज़ गिवन बाय, फार्मूले में डालेंगे। सी हमने पढ़ा था पीछे 1 + 3.3 लॉग ऑफ स्मॉल एन की बजाय हम 30 ले लेंगे, 30 का लॉग ले लेंगे, वो है 1.4771। अब हमने इस आंसर को 3.3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें 1 ऐड कर दिया, तो ये आपका 5.87443। और चूँकि क्लासेस 5 से ज़्यादा होनी है, 5.87 मीन मोर देन 5 है, तो आप इसको 6 में अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ कर लेंगे। विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो था h = रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस, सी आ जाएगा। 25 आपकी रेंज है, 6 इसकी नंबर ऑफ क्लासेस हैं, 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4.167 है, यानी इसको भी नेक्स्ट में करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा। तो अब हमने 5 का ग्रुप बनाने हैं। 5 इज़ चूजन फॉर कन्वीनियंस, 1 में टेक 4 इफ़ ही और शी विशेस टू, यानी वो बता रहे हैं कि यहाँ 5 कन्वीनियंस के लिए ले लिया गया, अगर आप चाहें तो 4 भी ले सकते हैं, यानी इसको होल इसका पिछला भी ले सकते हैं और इसको नेक्स्ट होल में भी, होल मीन मुकम्मल अदद में तब्दील कर सकते हैं। अगला स्टेप है कि मिनिमम वैल्यू हमारी 87 है, वो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लास फ्रॉम, अगर हम चाहें तो 87 से भी शुरू कर सकते हैं या इससे थोड़ा पीछे 86 से हमने शुरू कर लिया विद विड्थ ऑफ द क्लास एस 5। सो आवर फर्स्ट, अब यहाँ से आप गिने कि 86 को शामिल करते हुए 5 वैल्यूज़, तो 86, 87, 88, 89 और 90, ये 5 वैल्यूज़ हो गई। तो ये हमारी क्लास का इंटरवल क्या बन गया, 86 से 90 with midpoints 88, the average of the lower and upper class limits, that is दोनों को जमा कर लिया 88 आ गया। सिमिलरली अदर क्लासेस आर, हर एक के मिड पॉइंट ले लिए। इट इज़ क्लियर दैट मैक्सिमम वैल्यू 112 इज़ इंक्लूडेड इन द लास्ट क्लास, यानी हमने तब तक बनानी है जब तक हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्लास उसमें ना आ जाए। It is convenient to choose the end points of the class interval so that no observations fall on them. This can be obtained by expressing the endpoints to one more place of decimal than the observation themselves, जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं कि एक ज़्यादा डेसिमल प्लेस तक कर लेंगे। यहाँ पे देयरफॉर सूटेबल क्लास बाउंड्रीज फॉर दिस डाटा वुड बी, अब हम इसको क्या करेंगे, 85 था तो 85.5 पीछे आ जाए, 86 था ना, 86 से 0.5 पीछे कर लेंगे तो 85.5 से 90.5, फिर 90.5 से अगली 95.5, 110.5 से 111.5। इन द क्लास बाउंड्रीज upper values in the classes are included in the next class so that the classes are mutually exclusive। यहाँ पे हर एक की जो अपर क्लास बाउंड्री है वो नेक्स्ट क्लास में होगी ताकि जो क्लासेज हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉन ओवरलैपिंग हो, कोई वैल्यू दोनों में सेम में ना आए बल्कि किसी एक क्लास से बिलोंग करे। दैट इज़ 95.5 इज़ द upper value of the first class and is the lower value of the second class. In counting this would be included in the second क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे जो 95.5 है वो पहले में शामिल नहीं होगी, दूसरी वैल्यू दूसरे ग्रुप में शामिल होगी। द क्लास सेंटर्स, जो क्लास के मिड पॉइंट्स हैं उनको क्लास सेंटर्स कह रहे हैं, उनको हम वाई आई से रिप्रेजेंट करेंगे। वाई आईज आर द मिडल्स ऑफ द क्लासेस। द क्लास एंड सेंटर्स आर आल्सो नोन एज मिड और मिडल पॉइंट्स and are obtained either by averaging class limits or class boundaries, that is yi is the middle of the first class। दोनों या क्लास लिमिट्स को दोनों को एवरेज कर लें या क्लास बाउंड्रीज को ऐड कर लें। द अदर मिड पॉइंट्स ये पहली क्लास को उन्होंने बता दिया और बाकियों के भी इसी तरह कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, ये सारा हमने सेटअप बना लिया, अब हमने बॉडी ऑफ द टेबल पे काम करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑल द 30 ऑब्जर्वेशंस आर असाइन टू द क्लासेस दे बिलोंग, जैसे हमने क्लासेस बना ली हैं
और अब हम पहली वैल्यू को लेंगे कि 91 किस क्लास से बिलोंग करती है, उसके आगे टैली मार्क लगा देंगे। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 87 फॉल्स इन द फर्स्ट क्लास। अब ये 87 इसलिए कह रहे हैं कि डाटा को अगर आपने अरेंज कर लिया तो, अदरवाइज़ जैसा आपका रॉ डाटा है उसी को बारी बारी आप लेते जाएं और जिस वैल्यू को ले लें उसके ऊपर पेंसिल से थोड़ा निशान लगा दें ताकि ये पता चल जाए कि आपने इसको शामिल कर लिया है। तो 87 फॉल्स इन द फर्स्ट क्लास। 87 किस में आएगा? 88 86 से 90 के दरमियान 87 भी आता है, तो इसी में हम टैली का निशान लगा लेंगे। अ टैली मार्क इज़ मेड इन द टैली कॉलम अगेंस्ट दिस क्लास। द सेकेंड ऑब्जर्वेशन 90 बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्लास, वो उसमें हम लगा लेंगे और इसी तरह हम सारे निशान लगा लेंगे। ये देखिएगा टेबल आपका 2.1 है। पहले आपने क्लास लिमिट्स बनाई हैं, फिर आपने क्लास बाउंड्रीज बनाई है। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनेगी? दो क्लासेस की, दो कंसेक्यूटिव क्लासेस की अपर और लोअर को ऐड करें और उनको 2 पे डिवाइड कर दें। जैसे फर्स्ट क्लास है उसका अपर आपकी 90 है, सेकंड की 91 है, तो 90 + 91 डिवाइडेड बाय 2 कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 90.5। इसी को दोनों की जगह पे रख दें एंड सो ऑन। फिर आपने मिड पॉइंट्स ले लिए हैं, वो आपने तरीका सीख लिया। फिर आपने टैली के निशान लगाए हैं और जहाँ ही 5वीं ऑब्जर्वेशन आएगी तो वो पिछली 4 को टाई कर लेगी। देखें आप इस तरह से क्रॉस की फॉर्म में आ जाएगी। और ये इसका फ़ायदा ये है कि हमें गिनना आसान, वो मुश्किल नहीं रहता। जैसे ऐसे ये वाली फॉर्म में पड़े होंगे तो हम उसको डायरेक्ट 5 गिन लेंगे। और फिर एंड वाली फ्रीक्वेंसी आपने बनाई है, इन्हीं टैली के निशानों को गिनने के बाद आप क्या करेंगे, उनको गिन के फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। और इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी टेबल दैट 6 स्टूडेंट्स हैव हाइट बिटवीन 85 एंड 90.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ये सारी आप कर लेंगे। अगले टेबल में हम क्या ले रहे हैं कि इन्हीं की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने आज सीखी है वो लेना बता रहे हैं। और वो कैसे हो जाएगी कि हर फ्रीक्वेंसी को इन फ्रीक्वेंसीज़ के टोटल पे, और टोटल हमने देख लिया है कि नीचे कॉलम का टोटल है 30, हर फ्रीक्वेंसी को 30 पे डिवाइड करते हैं तो 6 डिवाइडेड बाय 30, 4 डिवाइडेड बाय 30, 10 डिवाइडेड बाय 30, 6 डिवाइडेड बाय 30, 3 डिवाइडेड बाय 30 एंड 1 डिवाइडेड बाय 30। और इन रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ को जब आप सम अप करें तो इट शुड बी इक्वल टू 1। ये चेक कर लेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।